हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज देखने वाले हैं। ये नया सीरीज है। ऑलरेडी हम लोग एक सीरीज देख चुके हैं जिसमें 1000+ क्वेश्चंस कवर किए थे, पर इस न्यू सीरीज का स्पेशलिटी ये होगा कि यहाँ हम लोग हर वीडियो में जो भी टॉपिक आपको समझ ना आए उस टॉपिक को आप कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक को हम लोग स्पेशल अलग वीडियो में देख के समझेंगे। और इस वीडियो का एक और स्पेशलिटी होगा कि इस पूरे सीरीज में हम लोग नए क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी 1000+ क्वेश्चन कवर कर चुके उसके अलावा और 1000 के अबाउट क्वेश्चंस देखेंगे, न्यू क्वेश्चंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, we are no longer confronted with several administrative sciences, but with one which can be applied equally well to public and private affairs. Who said this? ये स्टेटमेंट किसका है, ये बताना। आप लोग को पता होगा, आप किसी भी एग्जाम में देते हो तो वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ आपको चीज़ें को याद रखने की जरूरत होती है। तो आपको बताना ये स्टेटमेंट किसका। ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, बी लूथर गुलिक, सी लिंडे लुर्विक और डी एमपी फोलेट। आप लोग को तो रूल पता ही होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि आपको हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करना है, अपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है और कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। तो हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हेनरी फ्यूल। तो ये स्टेटमेंट हेनरी फ्यूल का। हेनरी फ्यूल ने कहा था, वी आर नो लॉन्गर कॉन्फ्रंटेड विद सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस बट विथ वन विच कैन बी अप्लाइड इक्वली वेल टू पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स। यहाँ एक बात और समझने की चीज है कि हेनरी फ्योल ने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही बताया था, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो अलग अलग थ्योरी ये का जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही थ्योरी से पब्लिक और प्राइवेट अफेयर दोनों को देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हेनरी फ्योल का था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्लासिकल थ्योरी। इनमें से कौन से थिंकर ऐसे हैं जो क्लासिकल थ्योरी से एसोसिएटेड नहीं है, ये बताना। ऑप्शन ए जे डी मोने, बी ए सिरिले, सी एम पी फोलेट और डी इल्टन मेयो। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इल्टन मेयो क्लासिकल थ्योरी से नहीं, ह्यूमन रिलेशंस स्कूल से रिलेटेड है। और क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशंस स्कूल में ये अंतर है कि क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन एस्पेक्ट को नहीं देखा गया था, सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखा जाता था। बल्कि इल्टन मायो जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल से बिलोंग करते वो ह्यूमन एस्पेक्ट को भी देखते थे। और एक और चीज खासियत थी क्लासिकल थ्योरी की कि वो प्रिंसिपल पे ध्यान देता था, पर ह्यूमन रिलेशन स्कूल में ऐसा नहीं था। एमपी फोलेट के बारे में कहा जा सकता है कि ये बीच में थी, मतलब ये क्लासिकल थिंकर्स के पीरियड में हुई, पर इनका जो विचार था वो ह्यूमनिस्टिक था। इन्होंने ह्यूमन पे भी ध्यान दिया था। पर इन्हें क्लासिकल थिंकर इसलिए भी कहा जाता है, इसका एक कारण है कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया था, इसलिए इन्हें भी क्लासिकल थ्योरी के क्लासिकल थिंकर के लिस्ट में माना जाता है। तो अगर हम लोग इस सारे ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो वो इल्टन मायो जो कि ह्यूमन रिलेशंस स्कूल से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, इन यूएसए द बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर ऑप्शन ए फिनेंशियल कमिटी ऑफ द कांग्रेस, बी जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, सी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, डी द सीनेट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यूएसए में जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के द्वारा। और आपको ये एक चीज बताते चले, हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी है, पर जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है तो जो यूएसए का पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहा जाता है। यूएसए का पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। वहां भी टू हाउसेस होते हैं, एक सीनेट होता है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यूएसए के प्रेसिडेंट वहां बजट पेश करते हैं, बजट रखते हैं। अगला सवाल है, हमारे यहाँ तो फिनांस मिनिस्टर करते हैं ऐसा, पर वहां पे प्रेसिडेंट करते हैं। अगला सवाल है, इन विच कंट्री वॉज परफॉर्मेंस बजट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। परफॉर्मेंस बजट किस देश में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, बी इंडिया, सी यूनाइटेड किंगडम और डी यूएसए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूएसए। तो पहली बार परफॉर्मेंस बजट को इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए में। और किनके द्वारा किया गया? तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन के द्वारा किया गया इन द ईयर 1950।
और लेकिन ये जो परफॉर्मेंस बजट है इसको पहली बार कोइन किया था फर्स्ट हुअर कमीशन ने 1949 में, जो कि 1949 में बना था। आपको चीजें इसलिए बताते चले जा रहे हैं क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस बजट किस प्रेसिडेंट के समय आया था, तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे, और इसे किसने कोइन किया था ये भी पूछा जा सकता है। इवन ईयर भी पूछा जाता है, जैसे आपको कुछ फर्स्ट हुअर कमीशन, सेकंड हुअर कमीशन वगैरह दिया जाएगा और बगल में मैच करने के लिए रहेगा ईयर, आपको बताना है किस ईयर में वो फॉर्म हुआ था वगैरह वगैरह। तो एक्सप्लेनेशन देखने का यही फायदा होता है कि वो ये क्वेश्चंस को आप और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर अगर आप एक्सप्लेनेशन को समझते तो शायद एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस द जीरो आवर इमर्ज्ड इन, भारत के पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में जीरो आवर, जिसको हम लोग शून्यकाल भी कहते हैं, वो किस साल से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1982, बी 1972, सी 1962 और डी 1952। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1962। तो पार्लियामेंट प्रैक्टिस में इंडिया में जीरो आवर, जिसको शून्यकाल भी कहा जाता है, ये 1962 से शुरू हुआ। अगला सवाल है, द सिविल लिस्ट ऑफ IAS ऑफिसर्स इज मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय ऑप्शन ए UPSC, बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। सो द सिविल लिस्ट ऑफ IAS ऑफिसर्स इज मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, वही का ऑप्शन करेक्ट होगा IAS के ऑफिसर के एस्पेक्ट में। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसको मैनेज करता है? तो इंडियन पुलिस सर्विस IPS को मैनेज करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स को मैनेज करता है या मेंटेन और अपडेट करता है। अगला सवाल है, A member of a state public service commission who wants to resign can do by writing a letter addressed to which of the following। अगर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को रिजाइन करना हुआ तो लेटर ऑफ रिजिग्नेशन किसको देगा, ये बताना। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट और डी चेयरमैन ऑफ कंसर्न्ड PSC। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अगर रिजाइन करना हुआ तो अपना रिजिग्नेशन लेटर उस स्टेट के गवर्नर को देता है। आपको कुछ और फैक्ट्स बताते चले इससे रिलेटेड। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को जो अपॉइंट करते हैं वो होते गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। लेकिन अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर उस मेंबर को या उस चेयरमैन को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या उसके चेयरमैन को अगर हटाना हुआ, वो रिजिग्नेशन की बात यहाँ नहीं की जा रही। अगर उसे किसी मिसकंडक्ट में पाया गया, धोखाधड़ी किसी तरह का मामला हुआ जहां उसे हटाना पड़ा, तो उसमें प्रेसिडेंट का रोल आता है। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसे हटाया जाता है। लेकिन जहां रिजिग्नेशन की बात आई, आपको ध्यान देना हो क्वेश्चन में, यहाँ देखिए क्वेश्चन रिजाइन लिखा हुआ, तो जहां रिजिग्नेशन की बात आई तो वो रिजिग्नेशन यानी लेटर ऑफ रिजिग्नेशन गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट को देते हैं, वो किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या चेयरपर्सन। अगला सवाल है, Which of the following committee recommended open participation of political parties in पंचायती राज इलेक्शन? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज इलेक्शन में आप लोग ने देखा हो कोई पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती है। स्टेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, नेशनल जो यूनियन इलेक्शन होता है वहां पार्टिसिपेट करती है, पर पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने ये रिकमेंड किया था कि पंचायती राज इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को भाग लेने का मौका दिया जाए। तो कौन सा कमेटी ये बताना है। ऑप्शन ए अशोक मेहता कमेटी, बी बलवंत राय मेहता कमेटी, सी GV के राव कमेटी और डी LM सिंघवी कमेटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अशोक मेहता कमेटी।
तो अशोक मेहता कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि पॉलिटिकल पार्टी को पार्टिसिपेट करने दिया जाए पंचायती राज इलेक्शन में, पर ये रिकमेंडेशन माना नहीं गया, आज तक माना नहीं गया। अभी भी पंचायती राज इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैस्लोज हियरार्की ऑफ नीड्स? लोअर टू हायर ऑर्डर में बताना है। ऑप 1 है फिजियोलॉजिकल नीड्स, 2 स्टीम नीड्स, 3 सोशल नीड्स और 4 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड्स को लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में देखना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो कि लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर में हम लोग देखते हैं सबसे नीचे होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर होता है सोशल नीड्स, फिर आता है स्टीम नीड्स और सबसे ऊपर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड्स के अनुसार। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय इल्टन मायो इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इल्टन मायो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ह्यूमन रिलेशन स्कूल से ये बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो आपको ये बताना है कि किस ईयर में इन्होंने इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किए वो किस किस ईयर में किए, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। पहला है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, दूसरा है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स, तीसरा है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी, फोर्थ है मास इंटरव्यू प्रोग्राम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले इन्होंने इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया था 1924 से 27 में, फिर इन्होंने रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया 1927 में, फिर मास इंटरव्यू प्रोग्राम हुआ 1928 टू 31 और बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी 1931 टू 32। ईयर भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग कह के ये ईयर भी पूछ देता है, तो इसीलिए। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट। 1 एडवर्टीजमेंट, 2 जॉब रिक्विजिशन, 3 रिक्यूशनिंग ऑफ एंड स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स, 4 सिलेक्शन। इसका करेक्ट सीक्वेंस चुनना है कि अगर आप किसी को रिक्रूट करना चाहते हैं तो ये क्या प्रोसेस होता है, वो देखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 1 3 4, यानी सबसे पहले जॉब रिक्विजिशन होगा, फिर आप मतलब जॉब का क्या, किस पोस्ट, कौन सा पोस्ट खाली है वो देखना है इस तरह से। दूसरा है कि एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट दीजिए कि हाँ ये पोस्ट खाली है, मैंने एडवर्टाइजमेंट निकाला। उसके बाद फिर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कीजिएगा उसका रिक्वेशनिंग और स्क्रूटनी कीजिएगा, और फिर लास्ट में सिलेक्शन होता है। तो ये है सीक्वेंस। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग रिपोर्ट्स विथ रिगार्ड टू रिफॉर्म इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारतीय प्रशासन में जो रिफॉर्म हुआ उससे रिलेटेड कुछ कमीशन है और रिपोर्ट है, तो आपको उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, कौन सा रिपोर्ट पहले आया या कौन सा कमीशन पहले आया, ये बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गोरवाला रिपोर्ट आया 1951 में, है ना। और देखिए, हम लोग किसी रिपोर्ट को किस तरह से जानते हैं, सॉरी, किसी कमीशन या किसी रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं। जैसे ये गोरवाला रिपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम गोरवाला था, उनका टाइटल गोरवाला था, तो इसको गोरवाला रिपोर्ट कहा जाता है। लेकिन इस कमिटी या इस जो बना था एक कमीशन, इसका ये नाम नहीं था। इन्होंने रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बना था, और रिपोर्ट ऑन द इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए कमिटी बना था, जिनके चेयरमैन थे गोरवाला, और इन्होंने गोरवाला रिपोर्ट दिया था जो 1951 में दिया गया था। और फिर दूसरा आया गोपाला स्वामी अयंगर रिपोर्ट, और ये इसका नाम था द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, और ये रिपोर्ट आया था 1952 में। तीसरा था एप्पलबाई रिपोर्ट, और इसका भी नाम देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे, जो कि 1953 में आया था। उसके बाद फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया जो 1966 में फॉर्म किया गया था। इसके चेयरमैन मोरारजी देसाई थे, लेकिन बाद में के हनुमंतैया बन गए थे। तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है ये बताना, गलत कौन सा है ये बताना। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूनी एंड रिले, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट हेनरी फ्योर, ऑर्गेनाइजेशन मार्च एंड साइमन, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव सीआई बर्नार्ड। तो कौन सा गलत ऑप्शन है ये बताना, मतलब कौन सा गलत मैच किया गया। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 and 2,
सी 1, 2 एंड 3 और डी नन ऑफ एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, क्योंकि सारा सही मैच है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में पब्लिश हुआ था। इसकी राइटर थे मूनी एंड रिले। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट ये 1916 में पब्लिश हुआ था। इसके राइटर हेनरी फ्यूओ। ऑर्गेनाइजेशन के राइटर मार्च एंड साइमन। और द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव के राइटर सी आई बर्नार्ड, जो कि पब्लिश हुआ था 1938 में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, यही बताना। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एफ डब्ल्यू टेलर, डिसीजन मेकिंग थ्योरी मैस्लो, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इल्टन मेयो, मोटिवेशन थ्योरी हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन ए 2 एंड 4, बी 1 एंड 3, सी 2 एंड 3 और डी नन ऑफ एबव। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है, ये बताना। करेक्ट ऑप्शन होगा 2 एंड 4। 2 यानी डिसीजन मेकिंग थ्योरी मैस्लो का नहीं था, ये डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमन का था। यहाँ पे ऑप्शन को उल्टा कर दिया गया। और जो मोटिवेशन थ्योरी था ये मैस्लो का था। वहीं पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एफ डब्ल्यू टेलर, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का जहां भी नाम आता है एफ डब्ल्यू टेलर का भी नाम आता है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमन। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इल्टन मेयो, हम लोग कुछ देर पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। मोटिवेशन थ्योरी मैस्लो। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ भी इनकरेक्टली मैच्ड बताना। 1 हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट्स हर्बर्ट साइमन, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एमपी फोलेट, ग्रुप डायनेमिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन सी आई बर्नार्ड और 4 एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अल्टन मायो। ऑप्शन ए है 1 एंड 4, बी है 1 एंड 3, सी ऑल ऑफ एबव और डी नन ऑफ एबव। तो इसमें कौन इनकरेक्टली मैच है ये बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑल ऑफ एबव, क्योंकि सब गलत मैच है। हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, वो इल्टन मायो का है। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव कुछ एक दो क्वेश्चन पहले ही देखा गया है, वो सी आई बर्नार्ड का है। ग्रुप डायनेमिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ये एमपी फोलेट का है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ये साइमन का है। तो आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, ये इस वीडियो का लास्ट सवाल था, क्वेश्चन नंबर 15। ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका आंसर इस वीडियो में नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर खुद कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जियो बेस्ड बजटिंग was created by Peter Fair, was introduced in the USA by President Johnson, involves a total examination of all schemes afresh, was adopted by the federal government of USA in 1968। करेक्ट ऑप्शन को चुनना। ऑल ऑफ एवं करेक्ट है, 1 एंड 2 करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और आप लोग को जैसा ही पहले बताया जा चुका है कि इस वीडियो के किसी भी टॉपिक में आपको ऐसा लगे कि उसमें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उसे और इलेबोरेट करने की जरूरत है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो उस टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे किसी स्पेशल वीडियो में। तो ये था इस वीडियो, ये पूरे सीरीज का फर्स्ट पार्ट। हम लोग जल्द ही सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।